नमस्कार, मैं शाश्वत सक्सेना और आप देख रहे हैं द टेस्ट एंड टॉक शो। आज हमारे साथ डॉक्टर चारू पीपल जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है, हमारे साथ मौजूद है। हेलो, आई एम डॉक्टर चारू पीपल, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो मैम, मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है होम्योपैथी को लेके कि जो आपके पेशेंट्स आते हैं आपको दिखाने के लिए, उनमें सबसे बड़ा मिथ क्या है होम्योपैथी को लेकर? तो नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम ये होम्योपैथी तो बहुत स्लो वर्क करेगी, मतलब इसे बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो वो सबसे पहला फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है कि मैम इसको तो 2 महीने या 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। तो मेरा ये है कि देखिए, वर्क तो मेडिसिन जिस दिन आप लेते हो उसी दिन कर देती है, उसका एक्शन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने कोई मेडिसिन ली है, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट को बीमारी क्या है, कितने ड्यूरेशन से है, कितने टाइम से हो रही है, एज फैक्टर क्या है, उसका जेंडर क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है, अगर उसकी 2 mm की उसको किडनी की प्रॉब्लम है और कोई पर्टिकुलर यूरेटर में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पर किसी को 20 mm की अगर किडनी स्टोन है और वो प्रॉपर किडनी के अंदर है तो उसे बहुत टाइम लगेगा, उसे कंपेरिजन नॉर्मल किडनी से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, केस की स्टडी पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज पे, सब कुछ पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगी। और सेकेंड, जो बहुत लोगों को होता है कि जो मेडिसिन होता है उसमें स्टेरॉइड मिक्स होता है, तो कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड नहीं होता। ये प्योर फॉर्म में मेडिसिन होती है, उसके प्रिजर्वेशन के हिसाब से उसको रखा जाता है और हम एक मेडिसिन एक ही टाइम पर दी जाती है उसमें। मतलब अगर ग्लोब्यूल्स है, जैसे हम मीठी मीठी गोलियां कहते हैं, तो हम लोग उसमें एक ही मेडिसिन मिक्स करके देते हैं पेशेंट को। कोई भी तरह का स्टेरॉइड उसमें कभी मिक्स नहीं है। ठीक है, आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है लोगों की, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या देखते हैं आपके नज़र में? स्ट्रेसफुल जो आजकल जो बिजी लाइफ भी कह सकते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ भी कह सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती है लोगों में हो रही है? अगर मैं इसको थोड़ा सा एज वाइज में थोड़ा डिफाइन करके बताऊं तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेसिकली। मतलब जो यंग जनरेशन है, 13-14 साल के बच्चों से लेके 25 साल 30 साल के जनरेशन में ईयर्स के जो लोगों में, उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ चुकी है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई काम का आ गया तो बहुत एंशियस हो जाएंगे, घबराहट होने लगेगी, पाल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाया जाएगा। मतलब वो इतने एंशियस हो जाएंगे कि उनका माइंड ही काम करना बंद करेगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगेंगे, स्क्रॉल करने लगेंगे, उससे और उनका एंशियसनेस बढ़ती ही जाती है। बेसिकली आज की जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो इतने ज़्यादा, कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं इसकी वजह से। दूसरा, अगर हम फीमेल एस्पेक्ट में बात करें तो आज की जनरेशन में स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से, एक टफ रूटीन होने की वजह से, या मतलब लाइफ बैलेंस करने के लिए कि काम भी बैलेंस करना है, घर भी बैलेंस करना है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा PCOD, PMS, PCOS, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर हम थोड़ी सी जनरेशन में बात जाए, 35+ लोगों में जाए तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर 10 में से 8 जने को आपको डायबिटीज़ मिलेगा, या तो प्री डायबिटिक में आ जाएगा, डायबिटीज़ में आ जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ये मेजर, और ये तीनों डिजीज़ के जो मेन रीज़न है वो स्ट्रेस ही है और उनकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ये तीनों चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बेसिकली आपको मेन तो ये है कि अपने माइंड को बहुत सेट करिए, मेडिटेशंस रखिए, अच्छा लाइफ बैलेंस करिए, अच्छा खाना खाइए, अपने आप को काम में बिजी रखिए, उन कामों में जिसमें आप बहुत खुश होते हैं। पूरे 24 घंटे में से कम आपको 1 या 2 घंटे से अपने लिए निकालने चाहिए, उन कामों के लिए निकालने चाहिए जो आपको खुश करें। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही लगता है मुझे। बाकी सब चीज़ें तो बहुत सारा है कि आप थेरेपीज कर लो, वो कर लो, बट वो अपने लिए आप कितना टाइम निकाल रहे हो उसमें से, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि बिजी कर लो ना। कभी कभार बहुत से ऐसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो अकेले रह रहे हैं, मान लो उन्होंने उनका जॉब टाइम हो गया पूरा, है ना, तो अब वो पर्टिकुलर किसी ऐसे इलाके में जहाँ आपके एक्टिविटीज करने को भी नहीं है, हाँ। है ना, मान लो कि वहाँ वो किसी ऐसी जगह में जहाँ जिम अच्छे नहीं है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, तो फिर उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? मतलब वही उस केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि हर एक पर्सन की अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो उसे पसंद होती है, या सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, आर्ट हो गया, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी जो उसे बहुत पसंद है और वो करना चाह रहा है, उसे कंटिन्यू रखे। बेस्ट थेरेपी वही रहती है जिस चीज़ को आप करके खुश हो रहे हो, क्योंकि वही चीज़ आपके मेंटल पीस को वापस रिन्यू करेगी। फोन स्क्रॉल करते रहना, 10 अलग वीडियोस देखने से आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हो सकता है कि आधे घंटे आपको अच्छा लग रहा है, तो वापस वही प्रॉब्लम वापस स्टार्ट होने लगती है।
तो अगर आप अपने आप को उन चीज़ों में खुश रखने की कोशिश करें तो बेस्ट है। ओके, अभी आपने वुमेन की स्पेसिफाइड बात करी, तो एक सवाल ये आता है कि वुमेन पेशेंट्स में ऐसी कौन सी बीमारी आप ऑब्जर्व करते हैं या है जो वो लोग इग्नोर करते हैं? अभी जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी जो पूरी जर्नी होती है ना, वो कभी सेम नहीं चलती। एक फीमेल की जर्नी प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर मेनोपॉज तक चलती है, जिसमें बहुत सारे फेजेस आते होंगे। प्यूबर्टी आ गई, फिर प्रेगनेंसी आ गई, पोस्ट प्रेगनेंसी आएगी, मेनोपॉज आएगा और पोस्ट मेनोपॉज। तो फीमेल की जर्नी बहुत ही एक अलग फेज में रहती है, उसका ग्राफ कभी सेम नहीं चलता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग के बहुत चेंजेस होने के बाद हार्मोनल चेंजेस हर वक्त देखने को मिलते हैं। बेसिकली फीमेल की उससे हमेशा अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, उस साइकिल को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। जनरली जब फीमेल की साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको 5 डेज नॉर्मली पीरियड्स होते हैं, पर धीरे धीरे एज के साथ साथ उसके पीरियड्स में चेंजेस होने लगते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल में 5 डेज से लेकर 2 डेज या 1 डेज हो गया तो ये कंसर्न करने वाली चीज़ है। आपको उस टाइम किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये आपका ब्लड फ्लो है, नॉर्मली एक नॉर्मल 2 पैड या 3 1 पैड पे शिफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्केंटी आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत कंसर्न करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप उस टाइम नहीं करेंगे तो आपको फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये होने की खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फीमेल को इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर चल रही कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ की। तो चाइल्ड हेल्थ की ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या कौन से इश्यूज हैं जो पेरेंट्स को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए या वो इग्नोर करते हैं? अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो फोन एडिक्शन है बच्चों में, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब मैं अपनी रूटीन लाइफ में देखती हूँ कि बच्चों के हाथ में फोन होता है, वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं होता कि बच्चा क्या देख रहा है। तो सबसे मेन कंसर्न यही है कि आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपका बच्चा 8 या 10 साल से छोटा है तो उस बच्चे का स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो साल के बच्चे होते हैं ना, उसमें सबसे पहले जो सुनने की ताकत होती है ना, हियरिंग सेंस, वो सबसे पहले होता है। फिर विजन सेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। और बाद में जाके वो स्पीच सेंसेस में आता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1-2 साल का बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है, तो विजन और हियरिंग सबसे पहले उसमें जा रहे होते हैं और उसके बाद स्पीच आता है। तो उस टाइम पर अगर आप बच्चे में ये देख रहे हो कि वो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा फ़ोन चला रहे हैं, अब उसको जब वो देखता है ना कि यार मेरी मम्मी पापा ये कोई डिवाइस या कुछ है इसको देख रहे, तो मुझे भी वो देखना है, तो जब आप उसको दिखाने लगते हो या चीज़ें बताने लगते हो तो बच्चा उस पर हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे को फ़ोन की आदत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली 10 साल तक बच्चे को फ़ोन की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसके माइंड को डेवलप को करे। और अगर बाई चांस बच्चा उसे देख भी रहा है तो आपकी कंसर्न ध्यान में होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों को, तो बच्चे के माइंड पे इसका बहुत इफेक्ट होता है। चाहे हो सकता है आपकी रील देखते देखते कोई मर्डर मिस्ट्री देख ली है बच्चे ने, या कोई रोने वाली वीडियो देख ली, जो उसके इमोशंस अभी डेवलप भी नहीं हुए, वैसी वीडियोस अगर उसमें देख ली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के केसेस में। और कुछ इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो हम लोग क्या होता है कि बच्चे को फीवर आ गया सडनली, या उसको वॉमिटिंग हो गया, तो हम उसको सडनली एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर देते, सीवियर एंटीबायोटिक्स हम बच्चों को दे देते। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है उस वक्त कि फीवर है या वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है बच्चे को, तो ये बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, सिम्टम है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवा के आए, तो अगले दिन या 1 दिन में उसको फीवर आएगा ही आएगा, तो नॉर्मल है वो चीज़ कि फीवर आना है बच्चे को। तो उस केस में अगर आप उसको हाई एंटीबायोटिक्स स्टार्टिंग से दे देंगे तो वो उसकी इम्यूनिटी को वीक करेगी, उसकी इम्यूनिटी जो बननी चाहिए उसको वीक कर देगी। तो इनिशियली आपको बच्चे को नोटिस करना है, समझना है। अगर वैक्सीनेशन के बाद उसको हल्का फीवर आ रहा है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चे को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं इसको फीवर आ गया है, हमें तो अभी इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन दे देते हैं। वो छोटे से बच्चे के लिए वो मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कभी कभी बूस्ट करती है, उसको उसकी इम्यूनिटी को वीक करने की कोशिश ज़्यादा करती है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों के केसेस में। दूसरा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लीज़ अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। अगर आपका क्योंकि हम लोग बच्चे को ये कहते हैं कि शैतानी कर रहा है तो बहुत बदतमीज़ है, तो ऐसे कैसे कर सकता है वो, प्लीज़ आप ऑब्जर्व करिए बच्चे को। क्योंकि बहुत बार शायद बच्चा वो शैतानियाँ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आपका अटेंशन चाहिए, उसे अपने फैमिली का अटेंशन चाहिए, उनका लव या अफेक्शन चाहिए, जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो और आप उसको बदतमीजी समझ के बैठ रहे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और समझें। आई थिंक वो बेस्ट करेगा।
क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज का मतलब क्या होता है, आप हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। तो जैसे क्या है कि मैं एक्यूट बता दूं, जैसे कोई बीमारी, अगर आपको बीमारी कह लो या है ना, अगर वो 3 to 5 डेज की ड्यूरेशन में हो रही है और उसके थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर वो ठीक हो जाए, ड्यूरेशन उसका 3 to 5 डेज है, आपने दवा ली और आप ठीक हो गए, तो वो एक्यूट फॉर्म है। वही अगर कोई बीमारी आपको बहुत लॉन्ग टर्म से चल रही है, मतलब मानिए कि 1 month to 3 month की ड्यूरेशन से कंटिन्यूसली चले जा रही है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हो रही, ठीक हो रहे हो आप, रिकवरी हो रही, पर क्योर पे नहीं पहुंच पा रहे हो और उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लाइक लंबा, डायबिटीज मान लें हम। हाँ डायबिटीज मान, तो वो आपका केस हो जाएगा क्रॉनिक डिसीज। ओके। अगर हम जैसे फीवर आ गया किसी को भी, तो वो 1 दिन 2 दिन रह गया, या कफ हो गया 1-2 दिन, वही वो चीज अगर रिकरेंट हो रही है, या बहुत बार बच्चे को 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक कफ रह रहा है, या किसी को भी, तो वो केस क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो होम्योपैथिक किसके लिए इफेक्टिव ज्यादा है? दोनों के लिए इफेक्टिव ज्यादा है। ये बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारी की डायबिटीज ठीक करना है तो ये होम्योपैथी लो, या कोलेस्ट्रॉल है इसके लिए, किडनी स्टोन है, या पैथोलॉजिकल डिजीज है जिसको ठीक होने में 3-3, 4-4 महीने लगेंगे, उसी के लिए हम ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्यूट केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है होम्योपैथी के, बट उसके लिए ये है कि मेडिसिन बिल्कुल मिनिमम देनी चाहिए और एक्यूट पोटेंसी पे या एक्यूट डोज देना बहुत जरूरी है। अगर आप वो देंगे तो विद इन आवर्स में पेशेंट को बहुत रिलीफ हो जाएगा। और मैंने खुद अपनी केसेस में बहुत सारे देखा है जिसमें फीवर्स में, कफ में पेशेंट को बहुत मेडिसिन लेने के बाद उसको रिलीफ नहीं हो रहा, बट अगर एक सही मेडिसिन आप उसको दे रहे हो तो एक डोज में भी पेशेंट को रिलीफ होने लग जाएगा। स्पेशल होलिस्टिक हीलिंग का मतलब क्या है? तो हॉलिस्टिक हीलिंग में क्या होता है कि एक मेडिकल अप्रोच कह लीजिए, जिसमें हम पेशेंट को एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं, ना कि सिर्फ उसकी डिजीज या सिम्टम को देख रहे हैं। और इंडिविजुअल देखने का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, उसका मेंटल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखा जा रहा है उसमें। मैं उसकी ये नहीं देख रही कि उसके बाल झड़ रहे हैं, मैं उसके पीछे का ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखूंगी कि उसके बाल झड़ रहे हैं, मैं उसके पीछे ये भी देखूंगी कि हो सकता है वो किसी ना किसी तरह का उसके सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है उसका कोई लव वन है जिससे वो दूर हो गया हो, या उसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरा लिंक कभी भी ऐसा नहीं, कोई पेशेंट आ गया कि हेयर फॉल हो गया तो मैं उसका, तो मेरा लिंक कहाँ जाता है कि उसको कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ। कोई पेशेंट आया जिसको बहुत टाइम से अस्थमा चल रहा है, तो मैं उस केस में सिर्फ ये नहीं देख लूं कि यार इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरा फैक्टर ये जा रहा है कि उसको फियर क्यों हो रहा है, कोई ना कोई तरह का डर है उसके मन में, कोई ना कोई इन्वायरमेंट में कोई ना कोई उसको इशू है, ऐसी कोई चीज जो इफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा कंसर्न वहां जाता है। तो हम पेशेंट की सिर्फ एक सिम्टम देखकर नहीं जा रही, उसके पीछे का फैक्टर क्या हो सकता है, इमोशनल एस्पेक्ट क्या हो सकती है, उसका मेंटल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, हम उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली आप लाइफस्टाइल को देखते हैं पेशेंट के कि उसको... हाँ, कोई ना कोई एक, हमेशा आप कोई भी केस देखेंगे पेशेंट का, हम कोई देख रहे हैं कि पेशेंट को है, बट अगर आप उसके पीछे कोशिश करेंगे जानने की तो कोई ना कोई उसका फैक्टर जरूर होगा, मेंटल फैक्टर होगा या उसका एनवायरनमेंट फैक्टर होगा जो उसको ट्रिगर कर रहा है। और मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है कि ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहते ही हैं, वरना किसी को कोई बीमारी क्यों हो रही है, वो चीज वाला है। इसी में अपन एक सवाल अगर जोड़े कि केवल मेडिसिन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या फिर लाइफस्टाइल और माइंडसेट का भी फर्क पड़ता है इन चीजों से? नहीं, बहुत जरूरी है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल भी सही हो और उसका मेंटल भी सही हो, ऑब्वियसली। क्योंकि मैं जिस चीज को फॉलो करती हूँ कोड को कि हील द सोल फर्स्ट, देन हीलिंग ऑफ माइंड, देन बॉडी विल फॉलो। कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो सोल, माइंड और बॉडी पर आए। आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ है तब वो बॉडी पर आया, और हम अगर उस चीज को माइंड से जोड़ेंगे तो बॉडी पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेस्ट आएगा। वो बहुत जरूरी है कि तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन है, उसका लाइफस्टाइल है और उसका माइंडसेट है। तीनों चीज जब वो बिल्कुल प्रॉपर चलेगी या प्रॉपर सेटमेंट करेगा तो प्रॉपर उसको रिजल्ट आएंगे और वो बहुत ज्यादा रिजल्ट इफेक्टिव दिखेगा पेशेंट। आपकी जर्नी में कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसी मेमोरी जो आपको इंस्पायर करती है? तो कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो एक लेडी आई थी, अप्रोक्स 45 ईयर्स की वो होंगी, और उनकी कंप्लेन ऐसी थी कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती थी, और उनको एक मतलब लुकोरिया जिसमें हम कहते हैं डिस्चार्जेस होता है, फीमेल डिस्चार्ज होता है, उसकी कंप्लेन थी। वो मेरे पास आई थी और फर्स्ट टाइम जब वो आई थी तो वो बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बात करी थी, बताई थी कि बेटा मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप देखिए बताइए मुझे कैसा हो सकता है। मतलब वो इनिशियल प्रैक्टिस के टाइम पर आई थी, तो और उन्होंने मैंने बोला कि आप जो पूछेंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप प्लीज़ मेरा केस देखिए, वो करिए।
तो वो आई मेरे पास, तो मैंने उनका केस बेस लिया। जनरल सिम्टम्स जो हम फिजिकली पूछते हैं पेशेंट की कि आप खाने में क्या पसंद है, थर्स्ट कैसी है, डिजायर्स कैसी है आपकी, खाने में क्या पसंद नहीं है क्या नहीं, बेसिक हम जनरल सब कुछ पूछते हैं। थर्मल क्या, आपको ठंड कम लगती है, ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है या ठंड, तो वो जनरल पूछा। मैंने जब उनके मेंटल्स लिए तो बेसिकली ऐसा था कि अब एज हो चुकी है, हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे हैं, दोस्तान हैं उनके, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से अकेला फील बहुत ज्यादा करती है। अकेले में रोना आता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है वो। तो उन्होंने अपनी पूरी मुझे जर्नी बताई थी कि कैसे उन्होंने अपने आप को करा चीजें। जब मैंने उनको मेडिसिन दी तो मैंने उनको ये कहा था कि मैम जैसा भी हो आप मुझे बताएगा। तो वो इतनी प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर 2 दिन उन्होंने मेडिसिन दिए, मुझे तीसरे दिन कॉल कर थी कि मैम मुझे इतना ठीक हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना हुआ, इतना नहीं। और उस जर्नी में उन्होंने ये भी बताया कि वो म्यूजिक करती है, मतलब उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो गाना वाना करती है। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा हमेशा, मतलब ऐसा अनमैरिड गर्ल हो, तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि बेटा अपना बलबूते पे करना चीजें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने आप को अपने में खुश रखना सीखना बहुत जरूरी है। हम अगर किसी और से एक्सपेक्ट करें कि वो मुझे खुश करे या मेरा हस्बैंड करे या वो करे, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमें खुद से खुद को खुश रखना आना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ में। अगर आपको सिंगिंग पसंद थी तो वो उनका ग्रुप था, उसमें वो सिंगिंग करने जाती थी और बहुत अच्छा गाती थी, मुझे बता रही थी। उन्होंने मुझे वीडियो भी बताई कि देखो ऐसे सिंगिंग मैं करती हूँ। तो उनसे मुझे ये चीज़ बहुत सीखने को मिली कि हमें खुद से खुश को रखना आना चाहिए, अपनी चीज़ों को करना आना चाहिए, अपने आप को अपनी चीज़ों में होता है ना, अपनी कोई एक्टिविटी या अपने में खुश रहना आना बहुत ज़रूरी है। किसी और से हम एक्सपेक्ट करें कि यार ये हमें खुश करे या ये इंसान करेगा तो ही मैं खुश होंगी, ये तो वो नहीं होता। क्योंकि हम हर वक्त इंसान बदलता रहता है, चीज़ें बदल रही है आज के टाइम पे, कोई इंसान सेम नहीं रहने वाला। तो वो इसलिए हमें किसी पर्सन पे डिपेंड ना होकर अपने आप में खुश रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ मुझे इतना अच्छा बता के गए, मुझे बड़ा खुश होती है, क्योंकि वो जस्ट मेरी मम्मा की एज की थी। और वो जब मुझे एज अ मदर, एज अ पर्सन बता के गए तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो कर। तो जी मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्वीट मेमोरी है तो। हाँ, और मैं बताऊँ ना सच मतलब मैं बहुत सारी लेडीज से जब बात करती हूँ ना, तो वो मुझे जो बताती है ना कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी बातें शेयर कर पा रही है। बिकॉज बहुत सारी लेडीज नहीं कर पाते बात को। बहुत सारी लेडीज आती है ना, वो यही बोलती कि मैं मतलब अपनी पूरी जिंदगी हमने अपनी फैमिली को दे दी, बट अब वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है, या अब उनकी हेल्थ वैसी नहीं है जैसी पहले थी कि वो कर पाए। तो हमेशा उनको कहती हूँ कि प्लीज आंटी आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ को समझिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, क्योंकि फीमेल्स भूल जाती है अपने लिए करना बहुत बार। स्पेशली हमारी जनरेशन की मम्मी है ना, वो तो भूल ही गई है कि उनको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, तो वो भूल जाती है बहुत बार। नहीं, नो डाउट एक माँ, एक बेसिकली एक लड़की से शुरुआत करें तो बहुत स्ट्रगल रहता है फॉर शुरुआत से, एज एन फॉर एजुकेशन। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, ड्रीम्स फॉलो करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। एंड रियली इतने दर्द के बाद, स्पेशली पीरियड्स हो या फिर बेबी वाला पेन हो, सब एक महिला को ही शक्ति मिली है ये सब करने की। मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि हम लोग जब मैं 3rd ईयर में थी और गायनिक में गई थी, तो मैंने फर्स्ट लेबर जो देखा था वो 20 साल की लड़की का दिखा। वो 20 साल की थी और वो लेबर में थी। वो चीज देखकर ही मुझे लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं उस 30 साल की थी और वो लड़की लेबर में थी, उसको कुछ घंटे बाद बच्चा हो गया था। वो चीज हमें ऐसी लगती है कि हम जो देख रहे हैं ना अभी हम बहुत सुपरफिशियल देख रहे हैं। अगर हम डीप डाउन देखेंगे तो आज भी वही चीज हो रही है कि 20 साल की लड़की हो रही है, 25 साल की लड़की 2 बच्चों की माँ हो चुकी है, पूरा घर संभाल रही है, 40 साल में वो उनकी पूरी लाइफ उसमें ही खत्म हो जाती है। वो चीज अभी भी बहुत जगह है और नहीं, आप बहुत लगती है, मुझे अभी भी लगती है। हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल मुझे लगता है। नहीं, हम कोशिश करेंगे, आप और मैं, हम जैसे लोग जो इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि वो कुछ करें। और सबको हक है, हाँ, हर इंसान को हक है अपने सपने पूरे करने का और आगे बढ़ने का। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज है जो दर्द जो लोग महसूस कर सकते हैं वही कर सकते हैं। और आप डे टू डे पेशेंट से मिलते हैं तो आप वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं। मैं उस चीज को समझ पाता हूँ। बट हैट्स ऑफ टू वुमेन जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और ऑब्वियसली चाहे हाउस मेकर ही हो, वो भी कितने काम करती है सुबह उठते से लेकर, चाहे वो साथ ही अगर वर्किंग लाइन में तो वर्क और घर को दोनों को मैनेज करती हैं। सब वेरी बिग थिंग, सो हेड्स ऑफ। और हम
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। तो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर बने फिरते हैं, अपने अपने नुस्खे डालते हैं और अपने अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो आपके विजन से हम देखें, आपको क्या लगता है कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए, किस रील पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें? क्योंकि बहुत से लोग रील देखते हैं तो वो भरोसा कर लेते हैं कि हाँ यार ये नुस्खे बताया तो हो सकता है सही हो, बट वो कभी कभार हो सकता है कि इससे साइड इफेक्ट्स हो जाए या कुछ इश्यू हो जाए या कोई बीमारी ऐसी हो जो लंबी खिंच जाए उस रीलों की वजह से। तो आप क्या राय देना चाहेंगे इसमें? तो मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैंने ये रील देखी है, आप मुझे मेडिसिन दे दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। एक एग्जांपल बताती हूँ कि कोई फीमेल आई थी, उनके हस्बैंड को अल्कोहल एडिक्शन था। तो उन्होंने कोई रील देखी होगी कि सल्फर की होती है ना, सल्फर 200 की 2 बूंदे लीजिए, 4 बूंदे लीजिए सुबह शाम और आप हो जाएंगे बिल्कुल, आपके पति की आदत सब छूट जाएगी। ऐसे होती है, वो बोलते कैसे, आपके पति को है आदत शराब की, ये लीजिए सल्फर की 2 बूंदे और हो जाएंगे आपके पति की। तो ऐसी रीलें लाके दिखाते हैं वो। तो प्लीज अगर आपके पास ऐसी कोई रीलें आ रही है जो क्लेम कर रहा है कि मैं इतना ठीक कर दूँ, तो प्लीज इस पर बिलीव मत करिए, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक डॉक्टर, कोई भी पर्सन है वो कभी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि हर एक दवा हर इंसान पर अलग तरह से काम करती है। उसके सारे फैक्टर्स देखकर, उसकी हिस्ट्री देखकर ही हम दवा देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट पे वो काम करके तो दूसरे पे करे। तो कोई भी पेशेंट अगर आपको ऐसा कि मतलब कोई भी आपको ये वीडियो में अगर दिख रहा है तो प्लीज, और मुझे लगता है कि डॉक्टर से आप दिखाइए बजाय रीले के, अगर आपको ऐसा लगता है कोई मेजर प्रॉब्लम है। सही बात है। मतलब मैं मेरे ऑडियंस को ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई इशू है तो आप डॉक्टर्स हैं आजकल, तो आप ऑनलाइन भी काफ़ी आपको सुविधाएं मिल चुकी हैं, तो आप ऑनलाइन जो ऑफिशियल जो डॉक्टर्स की वेबसाइट्स हैं या जो ऐप्स हैं, जो ट्रस्टेड ऐप्स हैं, उसमें भी अपन कर सकते हैं। तो ठीक है, मतलब कि हमें सावधान रहना चाहिए, इस तरह के वीडियो से थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। अगर आज से ही हर फैमिली 3 हेल्दी हैबिट्स अपना लें तो 3 हेल्दी हैबिट्स क्या होगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। हेल्दी और बैलेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा सैलेड वैलेड इस पे जाइए, मेरा वो कोई नहीं। बेसिक खाना जो रहता है आपका, कि आपके खाने में सुबह का जैसे ब्रेकफास्ट अच्छा हो, हेल्दी हो, बिल्कुल हैवी ब्रेकफास्ट हो, फिर दिन में थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल सब हो, शाम को थोड़ा सा लाइट। बेसिकली ये रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहता है कि सुबह सबसे हैवी आपका होना चाहिए और शाम को थोड़ा लाइट, क्योंकि इससे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस रहता है या पूरा जो गट रहती है वो हेल्दी रहती है। सेकेंड वो रहता है कि बेसिक अगर आप वर्कआउट करो, थोड़ा सा वर्कआउट हो गया, थोड़ा जिम हो गया, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको पसंद हो, किसी भी तरह की चीज़ें वो करना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप। प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक टाइमिंग है आपके सोने का वो सेम रहना चाहिए। इवन खाने का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उसी हिसाब से चलती है। अगर आप शाम को 5 बजे खा रहे हो तो रोज़ शाम को 5 बजे, या सुबह खा रहे हो तो सुबह, तो वो हमेशा सेम रहना चाहिए। एक और प्रॉब्लम यहाँ सामने आती है, आपने कहा कि प्रॉपर स्लीप होनी ज़रूरी है, बट आज जो कॉमनली मैं सुनने में आता है मेरे को कि लोग यूथ मान लो या उनको नींद नहीं आती रात को 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, 1 बजे तक सो रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, एज एन अपन एक अप्रॉक्सीमेट में ही निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अब इसको बदले कैसे, क्योंकि आदत हो गई, वो आपकी हैबिट हो गई। लाइक मेरा तो शेड्यूल बहुत फिक्स है। मेरा मॉर्निंग शेड्यूल ये है कि मुझे 5 बजे 6 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे जिम करना है, फिर मेरा कार्डियो रहता है, तो उसका आपसे और पूरे दिन फिर जो भी रहते हैं वर्क। तो रात को मेरा ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ कि टाइम पे ही सोऊं मैं, ताकि प्रॉपर, मतलब मुझे लगता है 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है ना। तो 6 घंटे की भी नींद होती है, तो मेरे ख्याल से 6 से 7 6 से 8 की ड्यूरेशन डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। तो मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास एक पेशेंट आया और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मुझे नींद नहीं आ रही रात को, आई एम ट्राइंग, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप उसको सजेस्ट करें? लाइक मैं तो उसको यही बोलूँगा, अगर मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ खैर, बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ा वर्कआउट कर लो, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो, फ्रेश एयर लो, ठीक है, सनराइज देखो। तो मुझे लगता है उससे एक साइकिल ठीक हो सकती है। मतलब मुझे जो लगता है। नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बट क्या होता है कि
कुछ चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आदत आपको आपके अंदर वो Break चीज़ करना। हाँ आपके Mindset, माइंडसेट होना obviously। चाहिए कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने आप को ठीक करना है तो वो आप कर सकते हो, बट अगर आप उस माइंडसेट से चल ही नहीं रहे हो, क्योंकि सब कुछ चीज़ सबसे पहले माइंडसेट से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप है ना ये है कि सुबह 5-6 बजे अच्छा सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि आप 5 बजे 6 बजे उठो, बट अगर कोशिश अगर आप सबसे पहले स्टार्ट ये करो कि आपकी टाइमिंग सेम होनी चाहिए। अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हो तो आप रोज़ 12 बजे सो रहे हो। पहले तो आप अपनी साइकिल सेम रखने की कोशिश करिए। अगर किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही तो कोशिश ये करिए कि अपनी साइकिल बिल्कुल सेम रखें। 12 बजे है या 1 बजे भी है तो वो अपनी साइकिल सेम रखें। हाँ 12 बजे सो रहा हूँ या 1 बजे सो रहा हूँ, पर फिर मैं 7-8 बजे या जितना भी टाइम है उसका तब मैं उठ रहा हूँ। नहीं बट मैंने जो पढ़ा है कि आपको स्लीप जो है एक अर्ली टाइम पे लेनी चाहिए, मतलब सही टाइम पे 12 बजे 1 बजे तक लेट हो जाता है भाई। नहीं हाँ। मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं अब ऐसे देखिए हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। जैसे किसी को 6 घंटे की नींद लेकर भी बिल्कुल फ्रेश हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, किसी को 8 घंटे बाद भी मतलब टायर्डनेस हो रही है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। बट अगर आप बता रहे कि किसी को नींद ही नहीं आ रही है तो मैं उसके लिए इनिशियली ये कहूँगा कि कम से कम पहले वो अपना टाइमिंग सेट करे, स्लीप टाइम थोड़ा सेट करे, उसके बाद धीरे धीरे से पहले वो 12 बजे सो रहा है उसको 11:30 करे, 11 करे, 10:30 करे, फिर 10 करे, तो मतलब धीरे धीरे वो अपने टाइमिंग में चेंज करे, सडनली तो वो होगा भी नहीं। ठीक है। एक मेरा एक आखिरी सवाल कहूँगा, मेरे कुछ मिलने वाले हैं लाइक फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए कि जिनको लाइक ऑलमोस्ट वो सब कर रहे हैं, उनको वर्क है, जॉब है ना, अर्न कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट बावजूद उसके हमेशा डीमोटिवेट रहते हैं, है ना, लाइक कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ऐसे है। तो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको मोटिवेट करने की, बट फिर भी मतलब आफ्टर ऑल दैट कहीं ना कहीं उनके जहन में एक नेगेटिविटी रहती है। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में, पर 1-2% मान लीजिए कि कुछ लोगों में पॉजिटिविटी आ नहीं पा रही, मतलब वो चाहते हैं, दे वांट टू, बट कोई ना कोई चीज़ उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही। तो हम आपके राय में क्या हो सकता है कि हम जिससे उस पर्सन को कुछ पुश कर सकें, ऐसा कुछ? इसमें क्या रहता है कि अगर मैं एज ए डॉक्टर देखूंगी ना तो शायद मैं पहले उसकी पूरी हिस्ट्री सुनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि क्या होता है किसी भी इंसान का नेगेटिव होना, कोई भी चीज़ ऐसे हमारी लाइफ में हो रही है ना, वो पैटर्न पे चलती है हमेशा, कोई ना कोई पैटर्न हमारी लाइफ में हमेशा रिपीट हो रहा है और उसी वजह से हम वैसे इंसान बनते जा रहे हैं। जैसे हमारे सर ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था कि बचपन से कोई बच्चा ले लो या कोई पर्सन ले लो जिसको हमेशा वो अटेंशन नहीं मिली या वो प्यार नहीं मिला जो उसको चाहिए था, तो उसने हमेशा कोशिश करी, उसके लिए मेहनत करी, अच्छे मार्क्स लिया, स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, सब करा वो चीज़, पर तो भी एक होता है ना उसकी माइंड में फर्स्ट जो थॉट बना है सबकॉन्शियसली, मान लो ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो वो थॉट बनी, उसके लिए मेहनत करता रहा, वो चीज़ है। जब अब उसको लाइफ में शायद वो सब चीज़ें मिल भी रही हो, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड ने क्या मान रखा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आज हमें लाइफ में सब कुछ हो सकता है, उसे मिल गया, उसने मेहनत करी उस चीज़ के लिए, उसका सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं होता है। तो उसको कैसे चेंज करें? उसमें तो बेसिकली ये होता है कि देखो उसमें एक जैसे ऑब्वियसली उसको पहले ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मेरे माइंड में ऐसी थॉट है। हमें बहुत बार पता ही नहीं होता, हम लोग क्या सोचते हैं कि बस हम करे जा रहे हैं, बट हमें कॉन्शियसली पता नहीं होता कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो अगर उसे कॉन्शियसली पहले ये पता करना ज़रूरी है कि मैं ये फील करता हूँ, और वो फील करने के बाद आप उसको चेंज करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं, जैसे अगर मैं आज मानती हूँ कि मैं बहुत अकेली, बट अगर मैं ये मानूँ कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है लोग करने के लिए, मैं कर लूँगी हर चीज़, मैं अचीव कर सकती हूँ, तो उसके बाद वो चीज़ें पैटर्न चेंज होना है। तो पैटर्न चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के, अगर पैटर्न चेंज करो तो उन लोगों के लिए ये है कि वो पहले कॉन्शियसली ये सोचे कि हमारे साथ ये चीज़ है, क्योंकि हर कप अलग होता है। किसी को लगता है कि मैं अकेला हूँ, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे वो इनफ लव नहीं मिल रहा है या मुझे इनफ अटेंशन नहीं मिल रही है। तो पहले वो सबकॉन्शियसली हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है सब कुछ अचीव करने के बाद भी आप खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लैक भी कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है एक लाइन में जोड़ूंगा कि आपको कोई खुश करने नहीं आएगा, नहीं आएगा, आपको अपनी खुशी हाँ। ढूंढनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। मैं कितना ही आज मैं कितनी अच्छी मेडिसिन दे दूँ, कितना ही पेशेंट समझा दूँ, हाँ, कुछ नहीं हो सकता वो अब तक। बिल्कुल फैक्ट है। और लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है। हाँ। आप अगर उसको उस नज़रिए से देखोगे ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि हमें भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ दिया है,
बहुत सी चीज़ें दूसरों की नहीं दी, दूसरों के पास नहीं है जो आज हमारे पास है। तो हमें हर दिन मुझे लगता है सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, और लाइफ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। जरूर। हाँ, लाइफ, क्योंकि देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, कभी भी सीधी नहीं चलनी है ना। जिस दिन सीधी चली गई मतलब टिकट घट गया वो। हाँ वही है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो यूथ है या जो लोग हैं वो, क्योंकि आजकल फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, लोगों में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा होता, तो भी काम, सब अपने ही लोग हैं और सबको बढ़ाएं आगे, सब आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी से और अपने लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से प्यार करें और इसको आगे बढ़ाएं एट दी एंड। वो तो बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और काफ़ी जानकारी हमें मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए टेस्ट एंड टॉक शो। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।